प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की हमारी कक्षा में हम प्रशासनिक व्यवहार या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की जो हम लीडरशिप पर चर्चा कर रहे थे उसी कड़ी में हम आज लीडरशिप की क्या क्या टेक्निक्स होती है, क्या क्या स्टाइल्स होती है, क्या क्या शैलियाँ होती हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो निसंदेह नेतृत्व एक अत्यंत जटिल और महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है जिससे समझना अत्यंत मुश्किल होता है व्यवहारिक रूप में, लेकिन उसे हम समझने के लिए कुछ एक टेक्निक का हम सहारा लेते हैं। कुछ एक प्रविधियों के माध्यम से हम उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं, जैसे कि नेतृत्व कार्य के सफल निष्पादन का सर्वश्रेष्ठ तरीका सहयोग प्राप्ति का है। अनुयायियों से सहयोग प्राप्त करने से पहले यह आवश्यक है कि नेतृत्वकर्ता स्वयं सहयोग एवं संबल प्रदान करने का इच्छुक हो। आदेश देना भी नेतृत्व की एक तकनीक है कि आदेश के माध्यम से भी कार्य करवा सकते हैं। निर्णय करना भी एक नेतृत्व की प्रभावशाली तरीका है। समन्वय के माध्यम से भी हम नेतृत्व कर सकते हैं। संगठन की व्यवस्था, नियम, कार्य प्रणाली, आचार संहिता तथा परंपराओं की पालना सुनिश्चित करा के स्थापित किए जाने वाला अनुशासन नेतृत्व की प्रभावशाली प्रविधि है। अनुयायियों या अधीनस्थों में प्रेरणा तथा मनोबल बढ़ाकर नेतृत्व की आदि समस्याएं हल की जा सकती है। वास्तव में नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावशाली पक्ष अनुयायियों में आत्मबल या विश्वास की वृद्धि है, और नेतृत्वकर्ता के द्वारा स्थापित उच्च आदर्श तथा व्यवहार भी अपने आप में नेतृत्व की अप्रत्यक्ष प्रविधि है या अप्रत्यक्ष टेक्निक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा संक्षेप में कि नेतृत्व की विभिन्न शैलियाँ क्या है। कुछ एक शैलियाँ हैं, कुछ एक स्टाइल्स हैं लीडरशिप की। तो वो नेतृत्वकर्ताओं के आचरण के आधार पर इन शैलियों का उल्लेख किया गया है। सामान्यतः 3 शैलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। पहली है लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसे सहभागिता शैली भी कह सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र में सहभागिता होती है। तो इस प्रकार के नेतृत्व में संगठन के लक्ष्यों और जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति के क्रम में अधीनस्थों का पर्याप्त सहयोग लिया जाता है। निर्णय में नेता तथा अधीनस्थ मिलकर भूमिका का निर्वाह करते हैं। नेता अंतिम निर्णय नहीं करता बल्कि विकल्प सुझाता है। समूह के सदस्यों को स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। नेता ये विश्वास करता है कि अधीनस्थों में क्षमताएं और योग्यताएं हैं, सभी का आदर होता है तथा तनाव एवं संघर्ष नहीं होता। संगठन में पारदर्शिता को अपनाया जाता है। आलोचना या प्रशंसा के संबंध में नेता प्राय तटस्थ रहते हैं। यद्यपि सहभागिता शैली में मनोबल एवं संतुष्टि बढ़ती है, किंतु इसका दोष ये होता है कि इस प्रकार के नेतृत्व में निर्णयों लेने में विलंब हो जाता है और गुणवत्ता में भी एक कमी बनी रहती है। दूसरी बात है कि निरंकुश या एकतंत्रीय नेतृत्व शैली। ये जो शैली है ये लोकतांत्रिक शैली से ये थोड़ी उल्टी होती है। इसमें होता है कि निर्णय में नेता अधीनस्थों से परामर्श नहीं लेता, केवल नीति, निर्णय, आदेश, मार्गदर्शन निर्धारित करता है, स्वयं ही अपने अनुसार परिवर्तन करता है। संगठन में अन्य सभी को बिना कोई सवाल उठाए केवल नेता के आदेश मानने होते हैं। ऐसा नेता समूह से पृथक तथा स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। उन्हें अधीनस्थों की क्षमताओं पर विश्वास नहीं रहता। इस शैली में नेता का व्यवहार या निर्णय पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। ये शैली अधीनस्थों के लिए अत्यंत कष्टकारी होती है, असंतोष को जन्म देती है। लक्ष्यों की प्राप्ति में भी कार्मिकों में उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। और एकतंत्र नेतृत्व शैली से निर्णयों में शीघ्रता रहती है, लेकिन इसकी और अनेक नुकसान हैं। एक है हस्तक्षेपवादी नेतृत्व शैली, लेसेज फेयर। इस प्रकार का जो नेता होता है वो कोई हस्तक्षेप ही नहीं करता। निर्णय लेने में नेता की सहभागिता बहुत कम होती है। अधीनस्थ स्वयं की प्रेरणा से कार्य करते हैं, उन्हें पूरी स्वतंत्रता रहती है। संगठन का कार्यक्रम एकीकृत नहीं रहता। इस शैली में नेता स्वयं समूह के एक सदस्य की जैसी भूमिका निभाता है, नेता के जैसे नहीं। ये शैली केवल अराजकता, अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, निराशा, हर कार्य में विलंब आदि को ही जन्म देती है। तो ये सामान्यतः नेतृत्व की प्रमुख शैलियाँ हैं। ये अत्यंत प्रसिद्ध शैलियाँ भी हैं। अब हम देखते हैं कि एक अच्छे नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए। गुण होना नेता में बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो बर्नार्ड के अनुसार 4 गुण होने चाहिए, जैसे कि जीवन शक्ति या सहनशीलता हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, प्रोत्साहित करने या विश्वास पैदा करने की क्षमता हो,
उत्तरदायित्व और बौद्धिक विकास की क्षमता हो। मिलेट का मानना है कि नेता में 8 गुण होने चाहिए, जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य, कार्य करने की इच्छा, दूसरे लोगों में रुचि लेना, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, विश्वास उत्पन्न करना, निर्णय शक्ति हो, निष्ठा हो। तो इस प्रकार से सभी और भी अनेक विद्वान हैं जिन्होंने नेता में कुछ एक क्षमताएं के लिए कहा है, लेकिन वो घूम फिर करके यही होती है कि अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा निर्णय लेने वाला हो, सभी से स्नेह भाव रखे, सभी को सुनने वाला हो, विश्वास करने वाला हो, चारित्रिक हो। अब एक विषय और है इसी में, वो वैसे तो सामान्यतः उच्च क्लासों में वो आता है, लेकिन फिर भी आपको भी उसकी जानकारी कर लेनी चाहिए कि नेतृत्व की विचारधाराएं या दृष्टिकोण क्या है। व्हाट आर द थियरीज ऑफ लीडरशिप। तो नेतृत्व के संबंध में जो पिछली शताब्दी थी 20वीं, उसमें बहुत सारे शोध हुए हैं। इनके आधार पर नेतृत्व के कुछ सिद्धांतों का विकास किया गया है। तो जो कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ यहाँ पे। लक्षणवादी सिद्धांत है, ट्रेड थ्योरी कहते हैं इसको, कि ये प्राचीन रोमन जो साम्राज्य था उस समय ये प्रचलित थी। इसे महान आदमी सिद्धांत भी कहा जाता है, द ग्रेट मैन थ्योरी, क्योंकि ये विचारधारा मानती है कि नेताओं में कुछ ऐसे शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक और नैतिक गुण होते हैं जिनसे संगठन में नेतृत्व में सफलता मिलती है। ओडविटीड, बर्नार्ड सेल आदि इसके समर्थक हैं। इनका मानना है कि जिस व्यक्ति में नेतृत्व से संबंधित गुण ज़्यादा हैं वो सफल नेता बन जाता है। और गुण हमने अभी देखे थे पहले कि आदर्शवादी हो, चरित्र अच्छा हो, व्यापकता हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, आत्मविश्वास अच्छा हो, उसका तकनीकी ज्ञान हो, कर्मठता हो, बौद्धिक और चारित्रिक उन्नतता हो। तो ये गुण जिसमें होंगे वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, नेता बन जाएगा। दूसरी जो एक विचारधारा है, समूह विचारधारा है, वो कहती है कि नेतृत्व अनुयायियों या समूह सिद्धांत का विकास सामाजिक मनोवैज्ञानिक चिंतकों के द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत में माना गया कि नेता अपने अनुयायियों को लाभ पहुंचाता है और अनुयायी नेता पर निर्भर करते हैं। इस संबंध में माना गया है कि नेतृत्व क्षमता के अध्ययन हेतु नेता और अनुयायियों के संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। एक है स्थितिवादी थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी का मानना है कि परिस्थितिवादी या परिस्थित्यात्मक परीक्षण सिद्धांत के नाम से प्रचलित इस विचारधारा का जो मुख्य चिंतन है वो उन परिस्थितियों की खोज पर है जो नेतृत्व की भूमिका, कुशलता और व्यवहार को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है, मुख्यतः इसको फिडलर ने इसका विकास किया है। तो इसके अनुसार नेतृत्व परिस्थितियों में उभरता है और उस स्थिति के अनुसार प्रभावित भी होता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि लोग नेता को जो लोग होते हैं, लोग नेता को प्रभाव मानते हैं। और स्थितिवादी विचारधारा में नेता का प्रभाव या निष्प्रभाव अर्थपूर्ण नहीं है, बल्कि उस कार्य या संदर्भ को देखा जाता है जो एक परिस्थिति में नेता को सफल तो दूसरी परिस्थिति में विफल बनाता है। मिलेट भी इस विचारधारा को मानते हैं। इसे कंटिजेंसी थ्योरी भी कहते हैं। एक है पाथ गोल थ्योरी या पथ लक्ष्य सिद्धांत। इसका विकास मार्टिन इवांस और रॉबर्ट जे हाउस ने किया है। यह भी प्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत से विकसित हुई है। इस नेतृत्व विचारधारा की मुख्य मान्यता यह है कि नेता का प्रभाव इसलिए रहता है कि वह अधीनस्थों की प्रेरणा, क्षमता, उत्साह और संतुष्टि को प्रभावित करता है। इस विचारधारा में मुख्य बल लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में नेता द्वारा दी जाने वाली प्रेरणाओं पर होता है। एक है लाइफ साइकिल विचारधारा, जीवन वृत्त थ्योरी। पाल हर्से और ब्लैंक कार्ड के द्वारा इसका विकास किया गया है। तो यह सिद्धांत मानता है कि कार्मिकों की जो परिपक्वता है वो इसमें महत्वपूर्ण तत्व है। इन्होंने नेतृत्व की कार्यशैली के संबंध में सूत्रों को 4 भागों में बांट दिया, जैसा कथन, बिक्री, भागीदारी और प्रतिनिधित्व। और वो एक लाइफ साइकिल के रूप में आगे से आगे इसमें बढ़ते रहते हैं। एक है एक्स और वाई विचारधारा, जो एक बहुत प्रसिद्ध विचारधारा है और मैकग्रेगर के द्वारा दी गई है। डगलस मैकग्रेगर ने एक्स और वाई विचारधारा का एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया, जो अभिप्रेरणा का आगे अध्याय आएगा उसमें हम इस पर चर्चा भी करेंगे।
एक्स सिद्धांत के अंतर्गत मैकग्रेगर मानता है कि व्यक्ति कामचोर है, आलसी है और रूढ़िवादी है, और ऐसे नेता से अपेक्षा की है कि वह दंड ऐसे में नेता से अपेक्षा की जाती है कि वह दंड और भय से कैरेट एंड स्टिक अधीनस्थों से कार्य ले, जबकि वाई सिद्धांत के अंतर्गत अधीनस्थों को उत्साही, आशावादी, काम करने वाला, पहल करने वाला, परिश्रमी माना गया है, और इसमें नेता से अपेक्षा होती है कि वह उनको प्रोत्साहित करे और निर्णय में उनका सहयोग प्राप्त करे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नेतृत्व की ये विभिन्न शैलियाँ हैं। इन शैलियों से हमें नेतृत्व को समझने में सहायता मिलती है कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत, कौन सी विचारधारा, और ये अक्सर होता ये कि अलग अलग तरह के संगठनों में अलग अलग तरह की विचारधाराएं मिल सकती हैं। आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण बात ये भी जो कि प्रशासनिक व्यवहार से संबंधित बातें हैं, तो लोक प्रशासन को समझने के लिए आपको इन सब के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। इनकी जानकारी से आपको प्रशासन को समझने में, प्रशासनिक व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। और मुख्यतः हमारे जो सिलेबस में संचार है जिसका अध्ययन हमने कर लिया है, नेतृत्व है जिसका अध्ययन हमने कर लिया है, आगे हम देखेंगे कि अभिप्रेरणा और निर्णय भी इसी का पार्ट है। तो हम डिसीजन मेकिंग के संबंध में अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी डिसीजन मेकिंग, चूँकि एक महत्वपूर्ण यूनिट है और डिसीजन मेकिंग के संबंध में उसको थोड़ा समझना भी तुलनात्मक रूप से कुछ जटिल है, तो आप डिसीजन मेकिंग की जो यूनिट है, आपके पास सभी बस पुस्तकें हैं, तो आप पहले एक बार उसको अध्ययन करें। मैं असाइनमेंट में भी आपको दूंगा, जिससे आपको फिर आगे समझने में एक सुविधा रहेगी। आपके लिए समझना अत्यंत आसान हो जाएगा। धन्यवाद।